हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माय नेम इज डॉक्टर संदीप चिव और मैं आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर देने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ये दोनों जो टॉपिक है, जो मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ा दिया है और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लास 12 बायो का चैप्टर 3 और सब टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले एनाटॉमी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आना बहुत ज़रूरी है। और एनाटॉमी के तौर पर मैंने जो आपके पीछे वाइट बोर्ड पे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी भी आती है। ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरीज है। ये है फिलोपियन ट्यूब्स, एक यहाँ से फिलोपियन ट्यूब, एक यहाँ से फिलोपियन ट्यूब। अब फिलोपियन ट्यूब्स के अलग अलग पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है, जो मैंने उस तरह से लिखा हुआ है, जो यूट्रस के बिल्कुल पास है, वो है इस्थमस। सेकंड पार्ट है एम्फुला, थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है एम्फुला। और जो फर्टिलाइजेशन है, जो स्पर्म और ओवा का जो मिलन होता है, फ्यूजन होता है, वो एम्फुला पार्ट में होता है। तीसरा पार्ट है इन्फुंडाइबुलम। ये तीनों फिलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं और फिलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है। रही बात सिंपल सी बात, एक थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमेशा एब्डोमेन के अंदर होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्डोमेन के बाहर होता है। वो सक्रोटल सैक में होता है, मीन्स सक्रोटम में होता है। उसका कारण है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सक्रोटम सैक में इसलिए होता है, टेस्टिस जो होती है उसमें इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ के लिए, मैचुरेशन के लिए और फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए उसको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो। बट इसमें oogenesis में जहाँ पे आपके ओवा बनते हैं, उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। वो जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो उस हिसाब से होता है, उसमें कम और ज़्यादा टेम्परेचर की बात नहीं होती है। ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था और थोड़ा सा डिफरेंस भी था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में। तो रही बात, अब पहले हमने बात की ओवरी की, उसके बाद हमने बात की फिलोपियन ट्यूब की। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं जो आपका मेन जो है यूट्रस। अब यूट्रस के भी 3 पार्ट हैं। सबसे बड़ा जो डोम शेप पार्ट है, इसको हम यूट्रिन फंडस बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट है, इसको बॉडी ऑफ यूट्रस भी बोल सकते हैं और कॉर्पस भी बोल सकते हैं। कॉर्पस बॉडी होता है और नीचे जो पार्ट है वो है सर्विक्स, और सर्विक्स से लिंक करता है वेजाइना। ये एक सेक्शनल व्यू था जो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की। अब हम बात करते हैं ओवरी की। जो ओवरी है, अगर मैं ओवरी का व्यू लूं तो ओवरी में ये है कि ओवरी 1 पेयर होता है, एलमॉन्ड शेप होता है और ओवरी में एक सिस्टम होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल क्या होता है? oocytes होता है जो सराउंडेड होता है बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स। इसमें क्या होगा? पहले बनेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमोडियल में अर्ली फॉलिकल्स, फिर आपके बाद बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। नेक्स्ट होगा, थर्ड होगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपका टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे। और टर्शरी फॉलिकल में भी पार्ट होते हैं, हाई क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अर्ली, मिड, लेट, उसके ऊपर हमें जाना नहीं है। लास्ट वन इज द ग्राफिकन फॉलिकल्स, जो मैच्योर फॉलिकल होता है और यहाँ पे आपका ओवुलेशन स्टार्ट होता है, जो ओवरी से निकल के आपके फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और याद रखिए, जो ग्राफिकन फॉलिकल्स में ओवा नहीं निकलता है, ये सेकेंडरी oocyte होता है। हम एक अपने लिहाजे से या एक आमतौर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ओवा बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये इसमें सेकेंडरी oocyte होता है। अब इसका डिवीजन हो रहा होता है और जब ग्राफिकल ओव्यूलेशन हो जाता है, जो पीछे जो पार्ट रह जाता है, उस पार्ट को बोला जाता है कार्पियस ल्यूटियम। ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये येलो कलर का होता है। और
ओवरी का काम होता है, जो ओवरी का काम होता है oogenesis करना, ओवम बनाना, और साथ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो यूट्रस की जब इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ पे ये काम आते हैं। ये लिटिल बिट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ये एनाटॉमी थोड़ी बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे स्टेप्स लाने के लिए, ताकि oogenesis का प्रोसेस कैसे होता है वो पूरा पता होना चाहिए। बट उससे पहले एनाटॉमी का, ओवरी का स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट समझ होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इस पसंद के साथ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस मुहिम को आगे ले जाएं। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, गुड लक।